1925 के पेरिस की हवा महंगे सिगारों की महक और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की ऊर्जा से भरी थी। विक्टर लस्टिग, जिसका अट्रैक्शन उसकी सिल्वर की नोक वाली छड़ी की तरह ही चमकीला था, होटल डी क्रिलॉन में एक वेलवेट चेयर पर बैठा अखबार का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो उसकी सबसे बड़ी मास्टरपीस का ब्लूप्रिंट बनने वाला था। आर्टिकल में एफिल टावर की हालत के बारे में शिकायत की गई थी। इसमें जंग लग रहा था, रख रखाव महंगा था और कई पेरिसवासी, जिनमें प्रसिद्ध कलाकार भी शामिल थे, चाहते थे कि इसे गिरा दिया जाए। लस्टिग के लिए यह केवल खबर नहीं थी, यह एक निमंत्रण था। उसने जल्दी से फ्रांसीसी सरकार की आधिकारिक मुहर वाले हाई क्वालिटी स्टेशनरी तैयार करवाए। उसने शहर के 6 टॉप स्क्रैप मेटल डीलर्स को तत्काल टॉप सीक्रेट निमंत्रण भेजे। जब वे होटल पहुंचे तो उनकी मुलाकात लस्टिग से हुई, जिसने अपना परिचय मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के रूप में दिया। नकली ब्लूप्रिंट से भरी मेज पर झुकते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, सज्जनों, सरकार एक कठिन निर्णय पर पहुंची है। इंजीनियरिंग की खामियों और रखरखाव की भारी लागत के कारण एफिल टावर को कबाड़ के रूप में बेचा जाना चाहिए। उसने जनता के आक्रोश से बचने के लिए पूर्ण गोपनीयता की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यापारियों में आंद्रे पॉयसन भी शामिल था, जो पेरिस के व्यापारिक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब था। लस्टिग ने पॉयसन की इनसिक्योरिटी को भांप लिया। वह शिकार एकदम सही था। लस्टिग ने केवल बोली नहीं मांगी, उसने संकेत दिया कि एक निश्चित शुल्क के बदले वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि पॉयसन की बोली ही जीते। पॉयसन को लगा कि वह भ्रष्ट उच्च स्तरीय राजनीति का खेल खेल रहा है, इसलिए उसने टावर की खरीद मूल्य के अलावा लस्टिग को एक बड़ी रिश्वत दी। नकदी से भरा सूटकेस लेकर लस्टिग वियना जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। उसने खबर फैलने और पुलिस के आने का इंतजार किया, लेकिन अखबार खामोश रहे। पॉयसन यह स्वीकार करने में बहुत अपमानित महसूस कर रहा था कि उसने एक ऐसा राष्ट्रीय स्मारक खरीद लिया है जो बिक्री के लिए था ही नहीं, इसलिए उसने कभी अपराध की रिपोर्ट नहीं की। इस खामोशी से लस्टिग इतना उत्साहित हुआ कि वह 1 महीने बाद दूसरी बार टावर बेचने की कोशिश करने के लिए पेरिस लौट आया। हालांकि दूसरा व्यक्ति अधिक संदिग्ध था और अधिकारियों के पास चला गया, जिससे दुनिया के सबसे शातिर जालसाज को अटलांटिक पार भागने पर मजबूर होना पड़ा। वह पीछे आयरन लेडी को खड़ा और उसे बेचने वाले शख्स की किंवदंती छोड़ गया।